नमस्कार दोस्तों, आज है हमारा डे 46 ऑफ आंसर राइटिंग। और आज हम लोग इंडियन पॉलिटी का जो एक टॉपिक है डैट इज़ द इमरजेंसी प्रोविज़न, उसके रिगार्डिंग दो क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ से मिल जाएगा। और साथ ही साथ जो हमने सब्जेक्ट वाइज प्ले लिस्ट भी बना दिया है, वहाँ से आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट के सारे क्वेश्चंस को देख सकते हैं। तो आइए समझते हैं कि आज का क्वेश्चन क्या है। बट उससे पहले हम लोग देखेंगे कि जो इमरजेंसी प्रोविज़न है इंडिया में, वो तीन उसका पार्ट होता है। एक आर्टिकल 352 है, एक आर्टिकल 356 है और एक आर्टिकल 360 है। आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी के बारे में बात करता है, जो कि इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के टाइम में लगा था। आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट रूल के बारे में बात करता है। और आर्टिकल 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में बात करता है, जो कि आज तक भारत में कभी भी नहीं लगा है। आज की इस डिस्कशन में हम लोग आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360 के रिगार्डिंग दो क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। तो आइए देखते हैं कि आज का क्वेश्चन क्या है। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है कि अकाउंट फॉर द लीगल एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिड्यूस्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ यूजिंग आर्टिकल 356 बाय यूनियन गवर्नमेंट सिंस द मिड 1990s। मीन्स मिड 1990s के बाद, यानी कि कह सकते हैं कि 1990-95 के बाद आर्टिकल 356 का यूज यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा कम हो गया। इसके पीछे क्या क्या लीगल फैक्टर हो सकता है और क्या क्या पॉलिटिकल फैक्टर हो सकता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यानी इस क्वेश्चन का 3 पार्ट है। पार्ट 1 इंट्रोडक्शन, पार्ट 2 जो बॉडी है जिसमें लीगल फैक्टर, पार्ट 3 पॉलिटिकल फैक्टर, और लास्ट में हम लोग कंक्लूड कर देंगे। वेरी इजी। आइए स्टार्ट करते हैं आंसर राइटिंग। सबसे पहले बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। देखिए, हमने यहाँ पर क्या किया इंट्रोडक्शन में, कुछ नहीं, बस आर्टिकल 356 क्या होता है, क्या प्रोविज़न है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ, उसको मैंने यहाँ पर डिस्क्राइब कर दिया। मैंने बताया कि आर्टिकल 356 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इम्पावर करता है प्रेसिडेंट को टू सस्पेंड द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, एंड डायरेक्टली इम्पोज द सेंट्रल रूल इफ प्रेसिडेंट सेटिस्फाइड दैट देर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड दैट इज़ अ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि राज्य में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का फेलियर हो गया है, देन वो स्टेट गवर्नमेंट को सस्पेंड कर देगा और डायरेक्ट वहाँ पर सेंटर का रूल स्टेबलाइज कर देगा। यही है आर्टिकल 356। तो ये हो गया मेरा इंट्रो का पार्ट। अब स्टार्ट करते हैं बॉडी वाले पार्ट पे। बॉडी वाले पार्ट पे हम लोग एक लिंकिंग पैराग्राफ से स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने यहाँ बताया जो कि सच्चाई है, इट रिमेन्स ए कंट्रोवर्शियल एस्पेक्ट रिगार्डिंग द इंडियन फेडरल स्ट्रक्चर। देखिए, अगर सेंटर स्टेट में अपना ये गवर्नमेंट स्टेबलाइज कर दे रहा है, अपना रूल स्टेबलाइज कर दे रहा है, तो ये ऐसा लगता है कि ये इंडियन फेडरल स्ट्रक्चर के अगेंस्ट में है। इसलिए मैंने बताया कि ये आर्टिकल 356 हमेशा से एक कंट्रोवर्शियल पॉइंट रहा है रिगार्डिंग द इंडियन फेडरल स्ट्रक्चर। बट लेकिन सिंस मिड 1990 इट्स फ्रीक्वेंसी रिड्यूस्ड ड्रामेटिकली, ठीक है, कम हो गया अचानक 1990 के बीच से, विच मे बी ड्यू टू द लीगल फैक्टर और पॉलिटिकल फैक्टर। तो आई होप आपको कनेक्टिंग पैराग्राफ समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से मैंने बता दिया कि इसका यूज, इसका आर्टिकल 356 का यूज कम हो गया, ठीक है, मिड 1990s से। उसके पीछे कुछ लीगल फैक्टर है, कुछ पॉलिटिकल फैक्टर है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले लीगल फैक्टर के बारे में। हमने हेडिंग दिया लीगल फैक्टर और मैंने स्टार्ट कर दिया। लीगल फैक्टर का सिंपल मतलब ये समझिए कि जो कोर्ट से एसोसिएटेड हो, ठीक है। ऑफकोर्स एक ही कोर्ट सबसे सुपीरियर, दैट इज सुप्रीम कोर्ट। पहला है एस आर बोमे केस, बहुत ही फेमस है। एस आर बोमे कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर थे, उनको अचानक हटा दिया गया बिना उसको फ्लोर पे मेजोरिटी प्रूफ किए ही, ठीक है। सब तो एस आर बोमे केस में सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट इंक्लूड द ग्राउंड ऑफ इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल अंडर द जुडिशियल रिव्यू। मतलब ये हुआ कि अगर प्रेसिडेंट रूल लगाता है, ठीक है, तो ये जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि कोर्ट चेक कर सकता है कि प्रेसिडेंट ने जिस बेसिस पे प्रेसिडेंट रूल अप्लाई किया है वो सही है कि गलत है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इससे क्या हुआ, एक तरह से कह सकते हैं कि जो यूनियन एग्जीक्यूटिव है, यानी कि प्रेसिडेंट है, उस पर अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने की कोशिश किया जा रहा है एस आर बोमे केस से। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट वन इज रामेश्वर प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, 2006 का मैटर है ये। इसमें क्या हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर किया द पावर अंडर 356 इज एन इमरजेंसी पावर, नॉट एन एब्सोल्यूट वन, दैट दस लिमिटेड द आर्बिट्रेरीनेस ऑफ दिस इम्पोजिशन। मतलब ये हुआ कि रामेश्वर प्रसाद केस में सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि 356 कोई एब्सोल्यूट पावर नहीं है कि एकदम जब मन तब लगा दिए। ये एक इमरजेंसी पावर है, हमें केवल इमरजेंसी में ही इसका इस्तेमाल करना है। इस तरह से डिसीजन क्या कर रहा है कि जो यूनियन गवर्नमेंट का आर्बिट्ररी पावर है उसको लिमिट कर रहा है। आई होप ये दूसरा केस समझ में आया होगा।
थर्ड वन रीजन इज जुडिशियल एक्टिविज्म। देखिए जुडिशियल एक्टिविज्म का मतलब ये होता है, देखिए एक्टिव का मतलब क्या होता है, एक्टिव का मतलब ये हुआ कि हम बिना किसी से पूछे, बिना कुछ किए, मतलब बिना किसी से डिस्कस किए डायरेक्ट जाके कोई मैटर में अपना ओपिनियन देने लगे। देखिए सुप्रीम कोर्ट पे कई बार ना इस तरह का एलिगेशन लगता है कि जुडिशियल एक्टिविज्म दिखाता है, मतलब अपने आप ना कोई मैटर को ले लेगा और उस पर अपना डिसीजन देगा। ठीक है, तो वही बताया गया कि जुडिशियल एक्टिविज्म, तो सुप्रीम कोर्ट ने बताया था, देखिए जुडिशियल एक्टिविज्म के अंतर्गत ये क्यों आएगा, सुप्रीम कोर्ट ने बताया था कि फेडरलिज्म क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और आर्टिकल 356 को ऐसा माना जाता है कि इट इज़ अगेंस्ट द फेडरल स्ट्रक्चर। तो अगर अगेंस्ट फेडरल स्ट्रक्चर है तो ये तो बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन हो गया, तो सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी मैटर को टेकअप कर सकता है। दैट्स वाई इट्स कम्स अंडर द जुडिशियल एक्टिविज्म। ठीक है, आई होप चीज़ें आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट वन इज इंटर स्टेट काउंसिल। देखिए जब से इंटर स्टेट काउंसिल का एस्टेब्लिशमेंट हुआ है तब से यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कॉपरेशन बढ़ गया है, क्योंकि यूजुअली इंटर स्टेट काउंसिल में प्राइम मिनिस्टर भी होते हैं, चीफ मिनिस्टर्स भी होते हैं। ठीक है, तो जिससे एक कोऑर्डिनेशन बेटर हो गया है, प्रेसिडेंट रूल का चांस कम हो गया है। फिफ्थ वन इज रिकमेंडेशन ऑफ सरकारिया एंड पंची कमीशन। देखिए सेंट्रल स्टेट रिलेशन के रिगार्डिंग कई सारा कमीशन का गठन किया गया, जिसमें दो बहुत ही फेमस कमीशन है। वन ऑफ देम इज सरकारिया कमीशन, अनदर वन इज पंची कमीशन। इन्होंने सेंट्रल स्टेट रिलेशन को बेटर करने के लिए बहुत सारे सजेशंस दिए, जिसमें गवर्नर के रोल पर सजेशन दिए। सिमिलरली इन्होंने बताया कई सारा मेजर्स जिससे हम लोग मिसयूज ऑफ आर्टिकल 356 को कम कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा 5 लीगल फैक्टर। देन है पॉलिटिकल फैक्टर। फर्स्ट वन इज प्रेजेंस ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट। देखिए अगर सेंटर में, जैसा कि अभी भी चल रहा है, सेंटर में अगर कोलिशन गवर्नमेंट होगा तो इससे क्या होगा, यूनियन गवर्नमेंट का अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो जाएगा और रीजनल पार्टी इससे स्ट्रांग होता है। कैसे, मैं बता दे रहा हूँ आपको। जैसे अभी देखिए 2024 में सेंटर में क्या है, कोलिशन गवर्नमेंट है, जिसमें क्या होगा, 3 मेजर पार्टी, एक तो बीजेपी इटसेल्फ है जिसको सपोर्ट कर रहा है, एक जेडीयू फ्रॉम बिहार, और एक जो आंध्र प्रदेश का चंद्रबाबू नायडू का पार्टी है वो तेलुगु देशम पार्टी। ठीक है, तो अब ये जो दोनों पार्टी है ये क्या कर रहा है, ये अपनी ये एक तरह से एज ए स्ट्रॉन्ग पार्टी ये होकर सामने आया है। तो ये रीजनल पार्टी है जो स्ट्रॉन्ग है, जो कि मेन पार्टी यानी बीजेपी पे अकाउंटेबिलिटी फिक्स कर रहा है। रिसेंटली आप सुने होइएगा कि ये जो कास्ट सेंसस को लेकर कई सारा मुद्दा इस तरह से चल रहा है, या फिर जो यूपीएससी लेटरल एंट्री था उसमें जब रिजर्वेशन नहीं दिया गया तो चिराग पासवान जो कि बिहार से बिलोंग करते हैं, तो उन्होंने बताया कि हम इस तरह के रिजर्वेशंस को सपोर्ट करते हैं, लेकिन अगर किसी भी गवर्नमेंट जॉब में रिजर्वेशन नहीं दिया जा रहा है तो हम सेंट्रल गवर्नमेंट का अपोज भी करते हैं। जबकि चिराग पासवान खुद भी एक सेंट्रल गवर्नमेंट का कह सकते हैं कि उसमें इन्वॉल्व है, सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्ट है। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है, रीजनल पार्टी मेन पार्टी का अकाउंटेबिलिटी को फिक्स कर रहा है। तो वही मैंने बता दिया, प्रेजेंस ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट। तो कोलिशन गवर्नमेंट स्ट्रेंथन द रीजनल पार्टी एंड दस फिक्स अकाउंटेबिलिटी ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। सेकंड वन इज पब्लिक परसेप्शन एंड मीडिया। देखिए जब से मीडिया आया है तो मीडिया क्या करता है, जब से मतलब कह सकते हैं कि टेलीविजन नेटवर्क डेवलप हुआ है स्पेशली फ्रॉम द 1990s, तो क्या हो रहा है कि मीडिया चीज़ों को स्क्रूटनाइज करता है। ठीक है, अब कुछ लोग बोलते हैं कि मीडिया डेट गोदी मीडिया डेट डिफरेंट थिंग्स, वो पॉलिटिकल मामला है, बट यहाँ पर आते हम लोग कि मीडिया चीज़ों को स्क्रूटनाइज करता है, जाँच पड़ताल करता है और लोगों का ओपिनियन जानना चाहता है। अल्टीमेटली मीडिया लोगों को ओपिनियन को गवर्नमेंट तक पहुंचाता है, तो गवर्नमेंट को लगता है कि हाँ अगर हम ये एक्शन लेंगे, ये आर्बिट्ररी एक्शन लेंगे तो इससे पीपल नाराज हो जाएगा। तो वही है मीडिया स्क्रूटनी एंड इनफॉर्मल पब्लिक ओपिनियन चेक द आर्बिट्ररी एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। थर्ड वन इज दैट इज द इंटरनेशनल इमेज। देखिए आपको पता है कि 1991 के बाद इंडियन इकोनॉमी ओपन हो गया। इंडिया को डेवलप करने के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए। अगर भारत के अलग अलग स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगते रहेगा तो इन्वेस्टर्स को लगेगा कि यार यहाँ तो गवर्नमेंट ही नहीं स्टेबल रहता है, क्या यहाँ पर इन्वेस्ट करें। ठीक है, तो वही बताया गया कि एज इंडियन इकोनॉमी हैज ओपन इन 1991, सो टू गेट मोर इन्वेस्टमेंट द वर्ल्ड शुड लुक इंडिया एज ए स्टेबल कंट्री हैविंग डेमोक्रेटिक आइडियोलॉजी, ताकि मतलब इन्वेस्टमेंट बढ़े। तो गवर्नमेंट ने भी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी इस बात पे ध्यान दिया। नेक्स्ट वन इज एंड द लास्ट वन इज दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशनिज्म बाय गवर्नर। मतलब गवर्नर के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनिज्म की फीलिंग। ठीक है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन इज सुपीरियर देन एनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, ये इसका मतलब वो आसान भाषा में इसका एग्जाम्पल दे दिया गया है कि सेंटर ने तमिलनाडु गवर्नर को बोला था कि आप तमिलनाडु के बारे में लिख के दे दीजिए कि यहाँ पर फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है, ताकि हम लोग यहाँ पर हम लोग प्रेसिडेंट रूल लगा सके। बट तमिलनाडु का गवर्नर उसको लगा कि नहीं यार यहाँ पर अभी फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी नहीं है, तो वो इस बात को लिख के नहीं दिए। ठीक है, यानी कि वो गवर्नर ये बात बता रहा है कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट इज नॉट सुपीरियर, कॉन्स्टिट्यूशन इज सुपीरियर। ठीक है, भले ही बात में उसके साथ क्या हुआ ये एक डिफरेंट थिंग्स है, बट ये रीजन्स है, पॉलिटिकल फैक्टर्स है जिसके कारण मिड 90s के बाद प्रेसिडेंट रूल का फ्रीक्वेंसी कम हो गया। आइए लास्ट में कंक्लूड करते हैं। देखिए
रिड्यूस यूज ऑफ आर्टिकल 356 सो इवॉल्विंग नेचर ऑफ इंडियन गवर्नेंस एंड डेमोन्स्ट्रेट द रेजिलियंट इंडियन डेमोक्रेसी। ठीक है, ये बताता है कि इंडियन डेमोक्रेसी काफ़ी ज़्यादा रेजिलियंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, ये भी इमरजेंसी प्रोविजन के रिगार्डिंग है। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग मेनली फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में देखेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन बोलता है, अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस कैन द फाइनेंशियल इमरजेंसी बी प्रोक्लेम्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक, पहला पार्ट ये हुआ कि फाइनेंशियल इमरजेंसी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कब प्रोक्लेम कर सकता है, कब लगा सकता है। व्हाट कॉन्सिक्वेंसेस फॉलो व्हेन सच ए डिक्लेरेशन रिमेन इन फोर्स, मतलब ये हुआ कि जब फाइनेंशियल इमरजेंसी लंबे टाइम तक लगा रहता है तो उसका क्या कॉन्सिक्वेंस होता है, क्या उसका इम्पैक्ट होता है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ में। तो हमने क्या किया, यहाँ पर एक खूबसूरत सा इंट्रोडक्शन लिखा। मैंने बताया कि द रेशनैलिटी बिहाइंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ, देखिए 3 इमरजेंसी है ना, तो तीनों इमरजेंसी के इनकॉर्पोरेशन के बिहाइंड रेशनैलिटी क्या है, इंडियन कि हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमारी भारत की सॉवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी और सिक्योरिटी को सेव करना है। तो वही बता दिया, रेशनैलिटी बिहाइंड द इनकॉर्पोरेशन ऑफ ऑल 3 इमरजेंसी प्रोविजन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टू सेफ गार्ड द सॉवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ द नेशन या कंट्री या इंडिया। ठीक है, अब मैंने इसी को लिंक कर दिया। मैंने यहाँ बता दिया इमरजेंसी प्रोविजन, नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352, प्रेसिडेंट रूल आर्टिकल 356, फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360। तो ये रहा मेरा इंट्रो का पार्ट। आते हैं बॉडी वाले पार्ट पे। देखिए, जो बॉडी का पार्ट है, इट इज द ग्राउंड फॉर द इम्पोजिशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी। यानी पूछा गया था ना कि कौन से सर्कमस्टांसेस में फाइनेंशियल इमरजेंसी लगेगा, तो मैंने वही पहला बताया कि ग्राउंड फॉर द इम्पोजिशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी। देखिए, ये डायरेक्ट आर्टिकल को मैंने कोट कर दिया कि अंडर आर्टिकल 360 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन प्रोक्लेम द फाइनेंशियल इमरजेंसी कब, व्हेन ही या सी सेटिस्फाइड दैट द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और क्रेडिट ऑफ इंडिया, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या फिर भारत का क्रेडिट और एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी देयर ऑफ इज थ्रेटेंड। मतलब ये हुआ कि भारत का फाइनेंशियल इमरजेंसी या फिर इंडिया का क्रेडिट, या फिर क्रेडिट मतलब पैसा लेने देने का, ऐसा नहीं कि ओवर ज़्यादा बहुत ज़्यादा पैसा का लोड हो गया, या फिर भारत के किसी भी पार्ट मतलब कोई भी स्टेट हो सकता है। ठीक है, तो उसका फाइनेंशियल कंडीशन अगर थ्रेटेंड है क्या, ऐसी सिचुएशन में ये फाइनेंशियल इमरजेंसी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इम्पोज कर सकता है। आइए देखते हैं इसका कॉन्सिक्वेंस क्या है, दैट इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी। फर्स्ट वन इज, देखिए पहला कॉन्सिक्वेंस किसके रिगार्डिंग है, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी के। मतलब ये हुआ कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है, अब वो डायरेक्ट करेगा स्टेट को रिगार्डिंग द फाइनेंशियल प्रॉपर्टी। मतलब फाइनेंस के रिगार्डिंग कैसा रूल होना चाहिए, कैसा लॉ होना चाहिए, अब ये सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्ट्रक्ट करेगा स्टेट को और प्रेसिडेंट कुछ भी चाहे तो कोई भी नेसेसरी डायरेक्शन स्टेट को दे सकता है। सेकंड वन इज रिडक्शन ऑफ द सैलरी। देखिए, सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ एनी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय इंक्लूडिंग जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट कैन बी द रिड्यूस। ठीक है, किसी का भी सैलरी रिड्यूस किया जा सकता है अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है तो। नेक्स्ट वन इज रिजर्वेशन ऑफ मनी बिल या फिर एंड एनी फाइनेंशियल बिल भी हम लोग यहाँ पर लिख सकते थे कि प्रेसिडेंट कैन रिजर्व द मनी बिल, ठीक है, पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर फॉर देयर कंसिडरेशन। प्रेसिडेंट के पास राइट है कि वो कोई भी मनी बिल या फाइनेंशियल बिल को रिजर्व रख सकता है स्टेट लेजिस्लेचर से पास होने के बाद भी इन केस ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी। फोर्थ वन इज कंट्रोल ऑफ सेंटर, कंट्रोल ऑफ सेंटर ओवर ऑल द फाइनेंशियल मैटर ऑफ स्टेट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल इमरजेंसी, है ना। सारे मैटर्स को तो स्टेट ही ये सेंटर कंट्रोल करेगा। ठीक है, स्टेट के सारे फाइनेंशियल मैटर को सेंटर कंट्रोल करेगा। लास्ट वन इज, देखिए एक बार जब फाइनेंशियल इमरजेंसी प्रोक्लेम हो जाता है तो ये इंडेफिनिट टाइम के लिए चलते रहेगा और प्रेसिडेंट कभी भी इसको रिवोक कर सकता है, मीन्स हटा सकता है विदाउट पार्लियामेंट्री अप्रूवल। नॉर्मली देखिए, नॉर्मली आर्टिकल 356 या फिर जो भी नेशनल इमरजेंसी है उसके लिए पार्लियामेंट की अप्रूवल चाहिए, बट फाइनेंशियल इमरजेंसी के लिए ऐसा कुछ भी अप्रूवल नहीं चाहिए, ना तो लगाने के लिए ना ही हटाने के लिए। ठीक है, अब लास्ट में आइए इसको कंक्लूड करते हैं। देखिए, मैंने यहाँ बताया गुड थिंग फॉर इंडियन इकोनॉमी। देखिए, अब यहाँ पर देखिए मैंने इंडियन पॉलिटी को इंडियन इकोनॉमी से रिलेट कर दिया क्योंकि मैटर ही चल रहा है फाइनेंस का। गुड थिंग फॉर इंडियन इकोनॉमी इज द फाइनेंशियल इमरजेंसी हैड नेवर इम्पोज इन द इंडिया टिल नाउ विच डेमोन्स्ट्रेट इन्वेस्टर्स फेथ इन इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, कि अभी तक भारत में कभी फाइनेंशियल इमरजेंसी तो लगा नहीं है, जो बताता है कि इन्वेस्टर्स का एक फेथ है भारत के इकोनॉमी में। आई होप आज का डिस्कशन आपको अच्छा लगा होगा। आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। कमेंट बॉक्स इज ओपन टू यू ऑल एंड थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।